हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज की क्लास में हम लोग 2024-25 में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से एक पेपर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, उसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्च 2025 में पूछा गया है। तो ये पेपर में 3 पार्ट हैं, सेक्शन ए, बी और सी। तो आज की क्लास में हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे और उसी तरह सेक्शन बी एंड सी। सेक्शन बी और सी में आपको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन सेक्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर आपको 7 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको पूरा क्वेश्चन आपको करके इसमें दिखाना होगा। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 7 × 2 = 14 मार्क्स का पूरा है और सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे डिटेल बिल्कुल। तो हम लोग बिल्कुल देर नहीं करते हैं और ये 1 के पूरे पार्ट हम लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 का ए वाला पार्ट है, इसमें बोल रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है, इसका हमें आइगन वैल्यू निकाल कर बताना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 2 रो और 2 कॉलम। इसका मतलब ये 2×2 की मैट्रिक्स है। तो अगर ये 2×2 की मैट्रिक्स है तो इसके 2 आइगन वैल्यू होंगे। 3×3 का होगा तो 3 आइगन वैल्यू, 4×4 का होगा तो 4 आइगन वैल्यूज एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जब कभी आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले तुरंत कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज। मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में mx लिख दे रहे हैं, तो आप लोग चाहे पूरा लिखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? जो ये डायगोनल के एलिमेंट हैं इस पर आपको लैम्डा माइनस करना है। तो ये डायगोनल का एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा माइनस लैम्डा, और बाकी को हमें कुछ नहीं करना है, बाकी को हम लोग वैसे ही नोट कर लेंगे। ये वाले को भी हमें कुछ नहीं करना है। जो डायगोनल पर है, डायगोनल पर ये है तो इसमें लैम्डा माइनस किया हमने, और डायगोनल पर ये है तो इसमें भी हम लोग लैम्डा माइनस करेंगे। और इक्वल में हमेशा क्या लेना है? 0। अब बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना है। जो लैम्डा की वैल्यू है वही हमारा आइगन वैल्यू होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ये इधर जाएगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो cos थीटा माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा माइनस cos थीटा माइनस लैम्डा से। फिर उसके बाद माइनस लगाना है, माइनस हमेशा बीच में लगेगा। ये इंटू ये करेंगे, फिर माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा = 0। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में माइनस है, तो इन दोनों का माइनस अगर हम कॉमन लेके बाहर ले आ दें तो दोनों प्लस में बन जाएंगे। ये दोनों प्लस में हो जाएगा। इस ब्रैकेट से हमने माइनस बाहर कर लिया तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। ये हमारा ऐसे बन गया। तो अगर हम लोग पूरे इक्वेशन में, या तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा दें a - b a + b। तो a - b a + b क्या होगा? a² - b² होगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लैम्डा स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का साइन स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के बराबर क्या होगा? 1। ये स्क्वायर लगा है, उस साइड जाकर स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1। इसका मतलब लैम्डा का पहला आइगन वैल्यू है -1 और दूसरा है +1। तो इस तरीके से हमने इसके आइगन वैल्यूज निकाल लिए। अब
क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का बी वाला है, तो बी वाला पार्ट हम लोग करेंगे। इसमें हमें u गिवन है और फाइंड आउट करना है इसको। यहां भी u लिखा है x डेल यू बाय डेल एक्स, u यहां पर यही वाला u है जो हमें u की वैल्यू ये गिवन है। फिर y डेल यू अपॉन डेल वाई, जब हमें ये दिखाई दे, इसे आपको याद रखना चाहिए, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, तुरंत हमें आइलर का थ्योरम याद आ जाना चाहिए। तो आइलर थ्योरम इसको सॉल्व करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताता है, लेकिन वो फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारा u क्या हो, होमोजीनियस हो। तो u का वैल्यू यहां पर गिवन है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा u होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस निकला तो तुरंत आइलर का इक्वेशन लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, यहां गिवन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये u इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब तुरंत हम कैसे जान गए होमोजीनियस फंक्शन है, तो तुरंत तत्काल पता लगाने के लिए बढ़िया तरीका आप देखिए कैसे होमोजीनियस का पता आप लगाएंगे। सबसे पहले आप न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर को देखिए। न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म दिया है, पहला टर्म एक्स स्क्वायर है और दूसरा टर्म वाई स्क्वायर है। तो पहले टर्म की पावर कितनी है 2 और दूसरे टर्म की पावर कितनी है वो भी 2। मतलब न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म का पावर अगर बराबर है तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। वही काम न्यूमरेटर में भी आपको देखना है, मतलब डेनोमिनेटर में भी देखना है। डेनोमिनेटर में भी दो टर्म लिखे हैं, इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1। तो डेनोमिनेटर वालों की पावर आपस में बराबर है और न्यूमरेटर में जितने टर्म्स हैं उनकी पावर भी आपस में बराबर है। ऊपर वाले की पावर नीचे वाले के बराबर नहीं करना है हमें, ऊपर वाले आपस में बराबर रहें और नीचे वाले जितने लोग हैं उन सबकी पावर आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर वालों की पावर 2 2 है और नीचे वालों की पावर 1 1। मतलब जो पावर ऊपर रहेगी सभी टर्म के पास सेम पावर होगी और नीचे वालों के पास, सभी लोगों के पास सेम पावर होगी। अगर ऐसा है तो यही देखकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा। तो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, इसकी आपको डिग्री निकालनी होगी। डिग्री इसकी क्या होगी, डिग्री को हम n से लिखते हैं। ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर की पावर क्या है 2 और डेनोमिनेटर की पावर कितनी है 1। तो बस न्यूमरेटर की पावर में से डेनोमिनेटर की पावर आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा डिग्री। तो हमें दो चीजें कंफर्म हो गई हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और दूसरी बात इसकी हमें डिग्री पता चल गई। होमोजीनियस फंक्शन है तो तुरंत आइलर का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। अगर होमोजीनियस नहीं होता तब आइलर थ्योरम नहीं लगता। तो क्या है आइलर थ्योरम, तो नाउ बाय आइलर्स थ्योरम वी हैव, आइलर थ्योरम होमोजेनियस इक्वेशन के लिए है, होमोजेनियस फंक्शंस के लिए। तो फॉर्मूला ये है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू यू। u कौन है, u होमोजीनियस फंक्शन है, हमें u जो दिया था वो होमोजीनियस है, हमने कंफर्म कर लिया। तो बस इसी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। ये फॉर्मूला होता है आइलर्स थ्योरम का। तो इसी की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट, यही की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करने को ये बोल रहा है। इसके बराबर क्या होता है n इंटू यू। n का वैल्यू हमने कितना निकाला 1 और इंटू में u का वैल्यू क्या है ये है, इसको उठाकर रख दिए, बस आ गया आंसर। चाहे तो आप u ही पढ़ा रहने दीजिए, मत लिखिए, लेकिन हमने u का वैल्यू यहां पर
पुट कर दिया। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके बराबर में यही हमारा ओरिजिनल वाला फंक्शन जो गिवन था वही आ गया। तो इसके बराबर क्या आया, यही वाला फंक्शन आ गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन सी है। सी में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग पहले इसमें डिफरेंस लिख लेंगे और एक एग्जाम्पल की मदद से उसे और बढ़िया तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक साइड लिख ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव और दूसरे साइड हमने यहां पर लिख लिया टोटल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड टोटल डेरिवेटिव्स में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट का डिफरेंस हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए बहुत है, साथ में एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में होते क्या है। एक्चुअल में डेरिवेटिव एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव से हम लोग थोड़ा सा समझ लें, पीछे और जाएं और 1 मिनट में समझ लें। जैसे हम लोग हमेशा से लोअर क्लासेस से dy/dx निकालते आए हैं, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि y जो है, ऊपर y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कि y x के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। यही हम लोग करते थे। डेरिवेटिव निकालने का मतलब यही होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करता है। तो जब हम लोग पार्शियल या टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं वो कई सारे वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे हमारा फंक्शन f है, वो x और y दोनों के साथ चेंज होगा। जैसे यहाँ पर y तो केवल x के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फंक्शन f है वो x और y के टर्म्स में लिखा गया। इसका मतलब x चेंज होगा तो f तुरंत बदल जाएगा, y चेंज होगा फिर भी f बदल जाएगा। इसका मतलब f दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। x y z अगर कर दें तो f x y z 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब कोई फंक्शन 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है तब पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमारा प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। भाई डेरिवेटिव क्या होता है, किसी चीज में होने वाले चेंज के रेट को नापता है, कितनी तेजी से या कितना धीरे से या किस रेशियो में वो इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लिखा इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल treating other variables as constant। तो ये इसमें एक खास बात है पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे हमारा फंक्शन f x और y दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, जब x y में से कोई भी बदलेगा तो f चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अगर हम x के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जब x में चेंज होगा तो f कितना चेंज होगा, तो उस समय हम y से होने वाले चेंज को कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब हम y को उस समय कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और
जब फंक्शन f में y के अकॉर्डिंग चेंज होता है तब हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन यानी f में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होने वाले चेंज का ये एनालिसिस करता है, बल्कि और उसके आगे ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, लेकिन अदर वेरिएबल को वो कांस्टेंट मान लेता है। मतलब एक समय में केवल एक वेरिएबल से होने वाले चेंज को ये मेजर करेगा, बाकी सबको कांस्टेंट ये मानेगा। लेकिन उसी के दूसरे साइड हम इसके करस्पॉन्डिंग अगर टोटल डेरिवेटिव समझे तो ये क्या बताया जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल चेंजेस इन ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to all independent variables। तो ये क्या बताता है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल चेंजेस, जितने भी वेरिएबल, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन सब में होने वाले चेंज को एक साथ नापता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जितने, जैसे जो ऊपर लिखा जाता है वो डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट। तो भाई कई सारे फंक्शंस के, कई सारे वेरिएबल के ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है, तो ये एक साथ एक ही समय में सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वजह से हुए चेंजेस को क्या करता है, मेजर करके उसका सम बताता है। मतलब कुल मिलाकर एक बार में सारे चेंजेस को ये मेजर करके बताता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इट इज डिफाइंड एज द लिख दें तो थोड़ा ज़्यादा ये इंग्लिश के हिसाब से सही हो जाएगा। डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल चेंजेस इन ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हमारा डेफिनेशन टोटल डेरिवेटिव का हो जाएगा। उसी तरह एक हम लोग पॉइंट यहाँ पर और देख लेते हैं, इट कंसिडर्स, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कंसिडर्स वन वेरिएबल एट अ टाइम, एक समय में केवल एक वेरिएबल को ये कंसिडर करता है, दूसरे वेरिएबल को ये कंसिडर नहीं करता, उसको ये कांस्टेंट मान लेता है। और यहां पर इट कंसिडर्स ऑल वेरिएबल्स एट अ टाइम, ये एक बार में सभी वेरिएबल्स को कंसिडर करता है, सभी के वजह से हुए चेंज को ये मेजर कर लेता है। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लें तो और क्लियर हो जाए, हम लोग साथ में ये भी जान जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो ये डेफिनेशन के बाद हमें एक एग्जाम्पल वास्तव में लिख देना चाहिए, जैसे पता चले कि हाँ हमें आता है ये चीज़, तो ये लिखना भी चाहिए एग्जाम में हमें। तो इट कंसिडर्स ऑल वेरिएबल्स एट अ टाइम, और ये केवल एक वेरिएबल। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया f जो कि x और y के ऊपर डिपेंड करता है, ये x और y के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह का हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है PD, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इसका हम निकालेंगे। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के लिए डेल का इस्तेमाल करते हैं। डेल का मतलब यह है कि पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ हम f को इस तरह f ऑफ एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं, चाहे तो आप ब्रैकेट में f ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, वो लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और y हमारे लिए इस समय क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि
हम केवल x की वजह से होने वाले चेंज को ही मेजर कर रहे हैं, तो y हमारे लिए इस समय कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि फंक्शन जब x के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था तो डेरिवेटिव आया 2x। और अगर इसी फंक्शन का हम टोटल डेरिवेटिव निकालें, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, TD का मतलब टोटल डेरिवेटिव। तो जब इसका हम टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए हम नोटेशन लिखते हैं df/dx। ये पार्शियल के लिए डेल का इस्तेमाल करते हैं, टोटल के लिए d का। तो हम देखते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। टोटल डेरिवेटिव आप इसका कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए और दोनों में चेंज पता चलेगा, डिफरेंस। तो ये तो वैसा ही होगा, x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y। लेकिन यहाँ हमने y का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर x के लिए दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। तो ये जो हमारा x है ये इसमें होने वाले चेंज को भी मेजर करेगा और इसमें होने वाले चेंज को भी मेजर करेगा। तो यहाँ पर लेकिन आगे चल के हमें ये लिखना होगा dy/dx। ये क्यों लिखना होगा ये भी हम लोग समझ लें। इसने ये तो x स्क्वायर है, तो ये x का तो फंक्शन पूरा है, तो इसने इसको पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया, टोटल डेरिवेटिव हमें इसका पता चल गया, लेकिन मतलब कंप्लीट पता चल गया। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू हमें x के टर्म्स में तो पता नहीं है, तो इसलिए हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, 2y इंटू dy/dx लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्या पता हमारा y x के ऊपर डिपेंडेंट हो, इस चीज को भी ये लेकर चलता है। तो यहाँ पर हमारा x को भी डिफरेंशिएट करेगा और y को भी करेगा, दोनों में होने वाले चेंजेस को ये मेजर करके बताएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव निकालने में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है। इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जैकोबियंस। जो जैकोबियन मैट्रिक्स के हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो पहला नंबर हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हम लोग इसको कई बार कैलकुलेशन करने में यूज़ भी करते हैं, तो वही लिख के हमें बताना है कहाँ इसे अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहला नंबर हम लोग यहाँ पर बताएंगे, इट इज़ यूज्ड इन चेंजिंग द वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात कि इसको हम वेरिएबल्स को चेंज करने में इस्तेमाल करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? इसके लिए जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे कोई हमारे पास डबल इंटीग्रल है, किसी रीजन में उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन है एक्स वाई के टर्म्स में और यहाँ dx dy है। तो अगर इसे हमें चेंज करना है तो यहाँ पर हम जैकोबियन का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं? जब dx dy को चेंज करना होता है किसी दूसरे वेरिएबल में, जैसे हम एक्स वाई को uv में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जैसे कुछ अपना रीजन का मतलब कुछ यहाँ लिमिट लगाई जाएगी, जब वेरिएबल हम चेंज कर देंगे तो रीजन भी चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ r प्राइम हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है एक्स वाई, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल uv के टर्म्स में लाना चाहते हैं। तो जब इसको हम फंक्शन को uv के टर्म्स में लाएंगे तो कोई दूसरा फंक्शन बन जाएगा, मान लेते हैं उसका नाम g है, वो u और v के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो एक्स वाई को तो हमने सीधा uv से रिप्लेस कर दिया, फंक्शन f था तो कोई और फंक्शन g आ गया, लेकिन dx dy की जगह क्या आएगा? क्या du dv अकेले आएगा या और कुछ आएगा? क्योंकि हम एक्स वाई को uv में ले जा रहे हैं, तो dx dy की जगह du dv आना चाहिए, लेकिन नहीं, साथ में यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन आ जाता है। यहाँ पर जैकोबियन कैलकुलेट करना पड़ता है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर dx dy को हमें रिप्लेस करना होता है जैकोबियन की एब्सोल्यूट वैल्यू du इंटू dv से। तो ये हमने देखा कि ये
एक वेरिएबल को जब दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर ये जैकोबियन हेल्प करता है दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करने में। तो इस तरह इसने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करने के लिए हेल्प किया। जैसे यहीं पर हम एक एग्जांपल दे दें, एक्स वाई मतलब कार्टेशियन वाला, कार्टेशियन से हम पोलर में भी जा सकते हैं, कार्टेशियन से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं और कार्टेशियन से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हैं। सब में ये जैकोबियन हेल्प करता है वेरिएबल चेंज करने में। जैसे हम आपको एग्जांपल लिख कर दिखाएं, कार्टेशियन टू पोलर वाला, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में ये हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पर आर का मतलब कोई रीजन है, कोई रीजन बताया जाएगा क्वेश्चन में वो जिस पर हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी अपना रीजन चेंज हो जाएगा, वो कुछ दूसरा हो जाएगा, आर प्राइम कुछ नाम मतलब लिमिट चेंज हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ अलग लिमिट है तो यहाँ कुछ और लिमिट होगी आर थीटा के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन टू पोलर करने जा रहे हैं। अगर जैसे हमें कार्टेशियन टू पोलर में जाना है तो जैकोबियन हेल्प करता है कार्टेशियन से उसमें जाने के लिए। कैसे हेल्प करेगा? तो हम लोगों को पता है पोलर में जाने के लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह हम लिख देते हैं आर कॉस थीटा और वाई की जगह हम लिख देते हैं आर साइन थीटा, और dx dy की जगह हम लोगों ने अभी यहाँ देखा dx dy की जगह पर जो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन होता है वो आता है और इनटू में नए वेरिएबल्स। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल एप्लीकेशन थ्योरेटिकल पार्ट लिख कर बताना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जैकोबियन का वैल्यू कार्टेशियन से पोलर में जाने पर जैकोबियन का वैल्यू आ जाता है आर। तो इस तरीके से यहाँ पर dx dy की जगह पर पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से जैकोबियन का वैल्यू ये रहता है और इसमें वेरिएबल है r और थीटा, तो यहाँ पर dr d थीटा है। तो इसमें जब आप जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जैकोबियन r के बराबर आता है, तो ये r dr d थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर dx dy की जगह जैकोबियन का वैल्यू r और नए वेरिएबल dr और d थीटा के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि जैकोबियन की हेल्प से हम कार्टेशियन से पोलर में जा सकते हैं। तो ये आपने पहला पॉइंट लिख दिया, इस तरीके से आप समझ भी गए कि हम यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करके हमने वेरिएबल को चेंज करा। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसके यूज लिखने हैं, या एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होगा। इट इज यूज्ड इन, इसको हम लोग यूज करते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में। इट इज यूज्ड इन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ब्रांच है उसमें एनालिसिस। तो इट इज यूज्ड इन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, उसमें जब कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है तो वहां भी हम जैकोबियन को यूज करते हैं। एंड उसी में और लिख देते हैं एक आध दो बातें, एंड कैन बी यूज टू, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैन बी यूज टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम्स। एरिया और वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करने के लिए भी जैकोबियन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी तरीके से एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कुछ डिस्टॉर्टेड टाइप के एरिया और वॉल्यूम मिलते हैं, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, एंड कैन बी यूज टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस तरीके से हमने इसके दो एप्लीकेशन लिख दिए, और बहुत से एप्लीकेशन हैं, जैसे ज्वाइंट मोशंस का एनालिसिस करना हो, एक साथ कई टाइप का मोशन हो रहा हो, ऐसे करके बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है आपको जितना लिखना है 2 मार्क्स में सफिशिएंट है। उसके बाद 1 का ई वाला पार्ट है, पार्ट ई, इसमें कह रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ लियोविलिस थ्योरम।
तो इसमें लियोविलिस थ्योरम का स्टेटमेंट केवल आपको लिखकर बताना है, बस केवल आपने स्टेटमेंट लिख दिया और 2 मार्क्स आपको मिल गया। तो स्टेटमेंट इसका ये कहता है, केवल स्टेटमेंट लिखना है बस। तो इसका स्टेटमेंट बताया गया है, इफ एक्स वाई जेड कोई 3 वेरिएबल हैं, आर ऑल पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव हैं, आर ऑल पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव हैं, एंड सच दैट, और इस तरीके से हैं कि इन तीनों का जो सम है वो H1 और H2 के बीच में है। मतलब बाउंड्रीज यहाँ बताई गई, इनका सम H1 और H2, H1 H2 कोई नंबर्स हैं, उनके बीच में इनका सम रहेगा। अगर इस तरीके से ये फंक्शन हमारा है, मतलब इस तरीके से x y z वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, देन तब जो ट्रिपल इंटीग्रल हमारा यहाँ पर किसी फंक्शन का जो x y z के टर्म्स में लिखा जाएगा वो फंक्शन, और यहाँ पर इनटू में x टू द पावर l-1, y टू द पावर m-1 और z टू द पावर n-1 dx dy dz। मतलब अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा है तो उसका इंटीग्रल जो होगा वो आपका आ जाएगा गामा l इंटू गामा फंक्शन m और इंटू गामा n अपॉन गामा ऑफ l प्लस m प्लस n, और फिर यहाँ इंटीग्रल आपको लगाना है। यहाँ पर इंटीग्रल हमारा एक नया वेरिएबल, एक सिंगल नया वेरिएबल में आ जाएगा, वो वेरिएबल हमारा है u, और इनटू में u टू द पावर l प्लस m प्लस n -1 du, और यहाँ पर लिमिट हमारी लग जाएगी, ये जो बताया गया h1 से लेकर h2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लियोविल्ली थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हमारा पार्ट f है। f वाले में यहाँ पर एक इंटीग्रल गिवन है, लिमिट बताया है 1 से 2 तक और 1 से फिर 3 तक, x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy। तो इसमें हम इसको x की लिमिट पहले वाले को और दूसरे वाले को हम y की लिमिट मान ले रहे हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर हमने x वाले को x के साथ और इंटीग्रल, ये इस इंटीग्रल के अंदर ये दूसरा इंटीग्रल हम लोग लिख रहे हैं, ये हमने अलग अलग कर लिया, x के साथ x वाला और y के साथ y। लेकिन ध्यान रखना ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है वो इस वाले इंटीग्रल के अंदर है, मतलब जो भी आएगा उसको यहाँ वापस से इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये x स्क्वायर dx है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब अपॉन 3। तो अपॉन 3 को हम बाहर लिख दे रहे हैं, उसके ऊपर लिमिट लगाने से भी कुछ मिलेगा नहीं, और ये हमने लिमिट यहाँ पर लगा दिया, y का इंटीग्रेशन हो गया y वाले फंक्शन का। तो अब यहाँ पर हम लिमिट निकाल दे रहे हैं इसका। यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले हम y की जगह 3 लिखेंगे, तो 3 का क्यूब, फिर माइनस लगाकर y की जगह 1, तो 1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 27 में से 1 जाएगा तो 26। अब ये तो नंबर है प्योर, तो 26 पूरा बाहर आ जाएगा। अब बचा ये, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर x को इंटीग्रेट कर देंगे, बाहर जो पड़ा है वो वैसे ही रहेगा। x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3, तो अपॉन 3 को हमने कर दिया बाहर और यहाँ हमने लिमिट लगा दिया x वाला। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया। पहले हम लोग यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 2, तो 2 का पावर 3 माइनस 1, तो 1 का पावर 3, तो 2 का क्यूब आएगा 8 और यहाँ से आएगा 1, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, 26 इंटू 7 अपॉन 9, तो 7 6 जब 42, कैरी आ गया 4, तो 7 दूना 14 4 18, 182/4
9। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट हम लोगों से कैलकुलेट करने को बोल रहा है जी वाला। इसमें बोला प्रूव दैट कर्ल आर इज इक्वल टू 0। तो कर्ल आर के बराबर 0 हमें निकालना है। तो बहुत आसान सी बात है, हम लोगों को याद होना चाहिए कि कर्ल आर किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है नेबुला क्रॉस आर। बस अब नेबुला क्रॉस आर कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, और नेबुला वही अपना हमेशा जैसे लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। वेक्टर आर जो होता है, वेक्टर आर हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, वेक्टर आर हम लोग हमेशा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को ओरिजिन से मिलाने पर ये वेक्टर बना है। तो वेक्टर आर एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। बस इसी को सॉल्व करना, यही हमारा कर्ल आर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही जब आई को पकड़ेंगे तो इसके सामने का कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इससे होगा डेल वाई, ये डेल जेड बाय डेल वाई, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा माइनस लगाकर डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई। उसके बाद जे वाले को क्या करते हैं, माइनस में लिया जाता है। जब जे वाले को पकड़ेंगे तो ये कॉलम और रो कैंसिल, ये इधर चला जाएगा। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, फिर माइनस लगाकर ये इधर आ जाएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स। उसके बाद प्लस का के कैप, तो के कैप को जब करेंगे तो इसके सामने का कॉलम और रो कैंसिल, ये इधर आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। जब y को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 0, और y को यहाँ मतलब z को y के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे 0 आ जाएगा। y को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y केवल y वाले को डिफरेंशिएट करेगा और x और z को कांस्टेंट मानेगा, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो z वाला x y को कांस्टेंट मानेगा। हर एक वेरिएबल दूसरे वाले को कांस्टेंट मानता है। जब सेम वेरिएबल मिलेगा तो उसी को डिफरेंशिएट करेगा। अब x को x मिलेगा तो डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट है। तो x के लिए z कांस्टेंट है तो 0, उसी तरह z के लिए x कांस्टेंट है 0, और यहाँ पर भी वही x के लिए y क्या है कांस्टेंट है, और y के लिए यहाँ पर x कांस्टेंट है, तो सब 0। जब x को x वाला मिलेगा तो उसे डिफरेंशिएट करेगा, y को y वाला मिलेगा तो करेगा, z को z वाला, अदरवाइज 0। तो यहाँ से आ गया 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो जब सभी कोफिशिएंट 0 हैं तो ये हमारा 0 वेक्टर आएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन A कंप्लीट हो जाएगा।